देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई भी इस पूरे आधे घंटे के बुलेटिन में आपके सामने रहेंगे। जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार, अब सबकी है इसी बात पर नजर। बड़ी खबर, 3-3 साल के फॉर्मूले पर हो रही है चर्चा। राम माधव को दी गई है जिम्मेदारी, वो बात करेंगे पीडीपी से। तो क्या पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन की बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार, ये है वो सवाल जो अब सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ा है। जी हाँ, पीडीपी से राम माधव करेंगे बात, और इस शेयरिंग पर अगर वाकई कोई समझौता होता है कि 3-3 साल की सरकार चले, यानी मुख्यमंत्री 3 साल एक पार्टी का, फिर अगले 3 बरस तक अगली पार्टी का, पहले कौन, बहुत सारी बातें रहेंगी। इन पेचीदगियों को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है राम माधव को। तो राजीव के साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे, कितने सीटें किसके पास, कैसे ये गठबंधन बनेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए, इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे हर कोई इस वक्त सत्ता की इस रेस में कूदने को है तैयार। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं फोन का इंतजार कर रहा हूं, अगर नहीं आया तो विपक्ष में भी बैठने को हैं तैयार। लेकिन असली खेल में कूद चुके हैं पीडीपी और बीजेपी। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े के करीब नहीं पहुंच पाई। लिहाजा चुनावी सियासत के बाद अब सरकार बनाने की सियासत शुरू होगी। भले ही पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, लेकिन बीजेपी ने अभी से साफ कर दिया है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगी। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है, और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी, इसके आधार पर निर्णय करेगी। आखिर अमित शाह के बयान का मतलब क्या है? क्या बीजेपी सरकार बनाने के लिए समर्थन लेगी? क्या बीजेपी सरकार बनाने के लिए समर्थन देगी? आइए सरकार बनाने के समीकरण के कुछ विकल्पों पर गौर करें। पहला विकल्प ये हो सकता है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हाथ मिलाकर कुछ दूसरी पार्टियों के विधायकों की मदद लें। हालांकि बीजेपी ने इस फॉर्मूले पर विचार करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि पीडीपी और बीजेपी एक साथ आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो दोनों पार्टियों के आंकड़े आसानी से जादुई आंकड़े तक पहुँच जाएंगे। आज भी जो है बहुत एनसी कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने वोट दिया और हम एक बड़ी पार्टी बन के उभर आए हैं। सो वी आर गोइंग टू डेलिब्रेट एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज की क्या फॉर्मेशन हो सकती है, जिसमें लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस मीट करें, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा एजेंडा है, हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चलाने का, हमारा गुड गवर्नेंस का, तो सो विल टेक आवर टाइम, वी आर नॉट इन अ हरी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि पीडीपी और कांग्रेस साथ आएं। लेकिन दोनों के साथ आने से बात नहीं बनेगी, कुछ और विधायकों को भी साथ लेना होगा। और ये पीडीपी को डिसाइड करना होगा कि वो कम्युनल फोर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी जैसी है उनके साथ जाएगा या किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस तो किसी भी कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जैसी के साथ तो कभी सोच भी नहीं सकती है, कल्पना भी नहीं कर सकती। अब ये पीडीपी लीडरशिप को डिसाइड करना है कि वो किसके साथ जाए। सरकार बनाने का विकल्प या फॉर्मूला कुछ भी हो, लेकिन ये तय है कि सत्ता की चाबी या तो पीडीपी या फिर बीजेपी के पास ही होगी। श्रीनगर से श्वेता सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। कोई फोन का इंतजार कर रहा है, कोई 3-3 साल के बंटवारे पर समझौते की तरफ आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या हो सकती है, क्या क्या विकल्प है, राजदीप अगर आप समझाएं। अंजना, 3 विकल्प है। ठीक है। एक तो सीधा विकल्प है कि बीजेपी आ जाए और उनके साथ आप पीडीपी को जोड़ दीजिए, यानी बीजेपी और पीडीपी की अगर सरकार बने, ये देखिए 25 और 28, 25 बीजेपी के, 28 पीडीपी की, 53 की सरकार बड़ी आराम से बनती है। 3-3 साल का जो फॉर्मूला आप कह रहे थे, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हैं। क्योंकि बीजेपी कहेगी कि आप, या पीडीपी बीजेपी से पूछेगी आर्टिकल 370 पर आपकी क्या राय है। दूसरी तरफ से बीजेपी चाहेगी कि पीडीपी जो अलगाववादी गुटों से कहा जाता है नरम है, आप क्या करेंगे उनके साथ। तो दोनों तरफ थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो यह है विकल्प नंबर 1।
ठीक है, ये विकल्प नंबर 1 जरा यहाँ पर भी अपने दर्शकों को समझा देते हैं जी। पार्टी के हिसाब से क्या समझ में आती है तस्वीर। बहुत दिलचस्प है ये देखना, जैसा कि कुछ मुद्दों पर अगर अनकंडीशनली वाकई जम्मू के नतीजे बीजेपी के साथ, कश्मीर के नतीजे पूरे पीडीपी के साथ। अब ये महत्वपूर्ण है कि अगर ये 28 और ये 25 मिल जाते हैं, किसी अन्य की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मिलेंगे कैसे? क्या आर्टिकल 370 पर बीजेपी खुलकर हटने को तैयार होगी? क्या जो अलगाववादी गुटों के साथ कई बार पीडीपी का बयान आता रहा है, कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों के लिए, ऐसे बयानों के साथ बीजेपी जाना चाहेगी? इम्तिहान दोनों का होगा, 3-3 साल के लिए अगर समझौता होता है तो ये है विकल्प नंबर 1, जिसके साथ आराम से बनती दिख रही है सरकार। राजीव, विकल्प नंबर 2 जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक तरफ है बीजेपी, 25 सीट हो गए बीजेपी की, दूसरी तरफ आप लीजिए एनसी, ओमर अब्दुल्ला 15 सीट, जिसको हमने कहा था ओमर अब्दुल्ला कहीं के नहीं रहे, ये देखिए 25 और 15 हो गए 40। ठीक है, फिर आ गए 7 इंडिपेंडेंट्स। अब मैंने उन इंडिपेंडेंट्स के नाम लिए हैं, उनमें से है 2 सज्जाद लोन और एडवोकेट बशीर अहमद डार, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, ठीक है, जिन्होंने साफ कहा एक तरह से कि वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है। और 5 में से 3 ऐसे हैं, हाँ। अब्दुल रशीद शेख, हकीम मोहम्मद यासीन शाह और पवन कुमार गुप्ता, जो बीजेपी के रेबल है उधमपुर से। अगर वो 5 भी आ जाए इन 7 में, 25, 15 और 5 आराम से हो गई आपकी 45 की सरकार। तो ये दूसरा विकल्प है। और अगर पीडीपी के साथ समझौता नहीं होता है तो शायद ओमर अब्दुल्ला, जिनसे हमने इंटरव्यू किया था और जो फोन के इंतजार में है, इसी विकल्प के लिए। ठीक है, तो ये है वो विकल्प जो अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत आसानी से यहाँ पर भी है, अन्य लेकिन शायद एक परेशानी का सबब बने। तो ये विकल्प कितना है? विकल्प नंबर 2 पर आइए डालते हैं नजर। आपको बताते हैं कि अगर वाकई उमर अब्दुल्ला जिस फोन का, जिस ट्रिंग का इंतजार कर रहे हैं वो हो ही जाता है, तो कैसे बनेगी ये सरकार? 25 बीजेपी के, 15 एनसी के, 7 अन्य हैं। अब उनमें से कौन? हालांकि उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा उस इंटरव्यू में कि 2 ऐसे हैं जिनको हमने सहारा दिया है अन्य को जीतने में, तो वो 2 तो हमारे साथ आएंगे ही। तो बहुत आराम से यहां पर भी सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन फिलहाल पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी और शायद गवर्नमेंट बनाने का स्टेक वो होल्ड करें। और कांग्रेस तो गुलाम नबी आजाद को आपने सुनी लिया, गैर सांप्रदायिक पार्टियां एक साथ आ जाएं। अंजना, ये तीसरा विकल्प है। एक तरफ आप पीडीपी को लीजिए 28, कांग्रेस के हो गए 12, 40। अब इन 7 में से एक तो है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जो सीपीआईएम का है, जो किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। दूसरा है जंस्कार से सैयद मोहम्मद रिजवी, जो भी शायद जाएगा पीडीपी के साथ। तो इन 7 में से अगर 2 भी गए, ये जा नहीं रहे इतने आसानी से, लेकिन अगर इनमें से 2 भी जाते हैं तो सरकार बनती है। 28, 12 और देखिए ये हो गए। हाँ। इन 7 में से 4 अगर जाए, हाँ, इस विकल्प के साथ, तो उनकी सरकार बनती है। 44 का आंकड़ा आता है। लेकिन जैसे आपने देखा, एक 53 का आंकड़ा है, दूसरा 47 का है, ये केवल 44 का है। लेकिन पीडीपी जाना चाहती है एक तरफ कांग्रेस के साथ, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ गई तो शायद उनकी जो लोकप्रियता कश्मीर घाटी में है वो कम हो सकती है। लेकिन ये एक तीसरा विकल्प है और गवर्नर को पहले पीडीपी को इनवाइट करना पड़ेगा कि आप बताइए किस तरह से आप सरकार बनाएंगे। और कांग्रेस तो खुली बाहों के साथ है ही तैयार। बिल्कुल। तो ये है विकल्प नंबर 3, जिस पर हम डाल लेते हैं अब नजर। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी, तो जाहिर तौर पर संविधान के मुताबिक गवर्नर उन्हें बुलाएंगे स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये है वो रास्ता। 28 + 12 हो गए 40, जोड़ लीजिए और 4, 7 में से 4 वो ले आते हैं तो होगा महत्वपूर्ण। लेकिन इसी के साथ कई जानकार ये कहते हैं कि क्या पीडीपी अपनी राजनीति से इतना बड़ा समझौता ना कर ले उसके बाद कि पूरी तरह से वो गायब ही हो जाएं। घाटी ने वोट किया, एकजुट होकर किया, बीजेपी को हराने के लिए किया, पीडीपी को जिताने के लिए किया, उसी बीजेपी से गठबंधन, ये एक सवाल रहेगा। जी अंजना, लेकिन हो सकता है, क्योंकि इस समय लगता है कि बीजेपी चाहती है कि कुछ ना कुछ, इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद वो विपक्ष में नहीं रहना चाहती। और केंद्र में सत्ता है, सत्ता के साथ आते हैं कई रिसोर्सेज आते हैं, पैसे आते हैं। इंडिपेंडेंट जो है चाहेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ जाए। जो भी पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ जाती है उनको शायद राज्यसभा की सदस्यता भी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में एक लड्डू तो जरूर है, दूसरा लड्डू या तो पीडीपी के हाथ में होगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में होगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जरा भारतीय जनता पार्टी जिसकी बात वो कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। अमित शाह मिशन 44 के साथ गए थे, लेकिन
वहां तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन नंबर 2 का पोजीशन उन्होंने हासिल कर लिया है। पीठ अपनी झारखंड पर भी थपथपाई और जम्मू कश्मीर पर भी बोलते नजर आए कि हमें अपने काम पर इस वक्त काफी गुमान है और लग रहा है कि हम ठीक ठाक कर पाए हैं, उसी जो उम्मीदें थी उसी के अनुरूप कर पाए हैं। जरा सुनते हैं, आज जब लगभग 3 साढ़े 3 बजे अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा। सारे विकल्प खुले हैं, बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। अब मैंने कहा सारे विकल्प खुले हैं, अंदाज आप खुद लोग लगा दीजिए, काफी चीजें तो आपको भी मालूम होती है भाई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े उसके पक्ष में है। हम जरूर चाहेंगे कि पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बने। तो बहुत दिलचस्प है, अमित शाह ने जो मुख्य बातें कही हैं जिसमें आप कुछ संदेश तलाशने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें यह भी उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा होगा, इंतजार कीजिए। फिर यह भी बोला लोकप्रिय, ये क्या मतलब था इसका? ये लोकप्रियता का जो सवाल है, इस चुनाव में जम्मू रीजन में बीजेपी को 37 में से 25 सीट मिले, 25 के 25 पूरे जम्मू रीजन से मिले, तो बीजेपी की लोकप्रियता जम्मू में है। 28 जो सीट पीडीपी के हैं उसमें से करीब 26 ऐसे हैं जो वादी से मिले हैं, तो कश्मीर वादी में पीडीपी लोकप्रिय है, लद्दाख में कांग्रेस को सीटें मिली है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि लोकप्रियता किसकी, जम्मू की लोकप्रियता अमित शाह कहते हैं तो जरूर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, कश्मीर वादी की लोकप्रियता तो पीडीपी की सरकार। अगर दोनों आप चाहते हैं तो आप गठबंधन कर दीजिए 3-3 साल, लेकिन सवाल जैसे मैंने शुरू में कहा विचारधारा का है। विचारधारा पीडीपी और बीजेपी की इस समय मिलती नहीं है, दोनों को नुकसान भुगतना पड़ सकता है अगर उनकी सरकार बने। लेकिन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक विकल्प वो है, दूसरा जो है ओमर अब्दुल्ला साहब जिनको हमने राइट ऑफ किया था, वही ओमर अब्दुल्ला साहब आज कहते हैं बीजेपी को मैं आपके फोन के इंतजार में हूं। बिल्कुल, लेकिन लद्दाख का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र आपने भी किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम होना चाहिए, वो जो बीजेपी कह रही थी उसकी तो हवा निकल गई। देखिए लद्दाख में है 4 सीटें जिसमें 3 कांग्रेस को मिले। आप ये भी कह सकती है कि कांग्रेस जो बाकी देश में खत्म हो रही है, लद्दाख में कम से कम उनकी थोड़ी तो 4 में से 3 मिली, एक थोड़ा तो बेस रह गया है। लेकिन मुझे लगता है आज की तारीख में कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी या तो पीडीपी के साथ एक कोशिश करेगी पहले, अगर वो कोशिश नाकाम रही तो तुरंत ओमर अब्दुल्ला के पास जाएंगे और ओमर अब्दुल्ला के साथ ये सरकार इंडिपेंडेंस के साथ बनाएंगे। कांग्रेस पीडीपी का जो तीसरा विकल्प है, इंडिपेंडेंस जो है इस समय मुझे लगता है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ नहीं। बीजेपी को दिक्कत क्या है? पीडीपी के साथ अगर वो जाने की सोच ले तो इसमें परेशानी क्या हो सकती है? परेशानी ये है कि अगर बीजेपी और पीडीपी जाए, अगर कल मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करें, दूसरी तरफ अगर महबूबा मुफ्ती कहे कि जितने भी कश्मीर में सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनके साथ हम चाहते हैं कुछ ना कुछ समझौता हो, या जो बच्चे स्टोन पेल्टर्स हैं उनको जेल से रिहा किया जाए, तो ऐसी बातें जब होती है बीजेपी का जो बेस है जम्मू में उसको नुकसान पहुंच सकती है। दूसरी तरफ अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें तो महबूबा मुफ्ती को सवाल पूछा जाएगा, तो यही मुसीबत है, विचारधारा की मुसीबत है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है क्योंकि बीजेपी को आप देखिए, हिना भट्ट को कह रहे थे मुस्लिम चेहरा है, वो हार गई हैं चुनाव। घाटी से पूरी तरह से एक तरह से बीजेपी को नकार दिया गया है, तो वो संवेदनाएं, वो दर्द कश्मीर घाटी का कम से कम बीजेपी से क्यों नहीं जुड़ पाई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर माथापच्ची इस वक्त जम्मू कश्मीर में कैसे बनेगी सरकार, इस बात को लेकर है। 4 जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, किंग कौन, किंग मेकर कौन, इनकी जुबानी आइए समझने की कोशिश करते हैं। सरकार बनाने की बात है, सो आवर एफर्ट विल बी, हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू पॉबल अप अ गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली कि वी आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ अ गवर्नेंस विच इज बेस्ड ऑन आवर एजेंडा। जो हमने लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा है गुड गवर्नेंस का और बाकी चीजें, एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम। तब हम किसी का नंबर नहीं मिला रहे हैं, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, कहीं से फ़ोन आए नहीं है। अगर कोई हमसे बात करता है तो देख लेंगे, फिलहाल तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। सारे विकल्प खुले हैं,
बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है और ये पीडीपी को डिसाइड करना होगा कि वो कम्युनल फोर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी जैसी है उनके साथ जाएगा या किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन सबसे सेफ खेल क्या राजदीप पीडीपी और कांग्रेस का हो सकता है? सेफ सबसे सेफ खेल पीडीपी और कांग्रेस का है। दिक्कत यह है कि 7 इंडिपेंडेंट्स जो है उसमें से अगर आप तारिक आमिर जी को छोड़े बाकी 6 जो है वो किसी भी दल के साथ जा सकते हैं और मुझे लगता है बीजेपी में एक क्षमता है इस समय कि हम इंडिपेंडेंस को तोड़ सकते हैं। ठीक है, राम माधव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सवाल मैं ले लेती हूं उनसे। राम माधव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक से बातचीत करने के लिए। माना जा रहा है कि आप ही पर जिम्मेदारी सौंपी गई है पीडीपी से बातचीत करने की। नरेंद्र मोदी जब घाटी में गए थे और भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एक तरफ आपने एनसी के बाप बेटा को देख लिया, एक तरफ आपने पीडीपी के बाप बेटी को देख लिया, हमें मौका दीजिए। खुला मौका तो दिया नहीं जनता ने। अब क्या माने कि उसी पीडीपी के साथ आप बात आगे बढ़ाएंगे? ना, पहली बात तो भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग कल है। अभी किसी प्रकार जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो उसको करेक्ट कीजिए। और जहाँ तक दूसरा भाग है आपके प्रश्न का, चुनाव के रनअप में न केवल हमने पीडीपी को क्रिटिसाइज किया होगा, पीडीपी ने भी कई लोगों को क्रिटिसाइज किया होगा, एनसी ने भी कई लोगों को किया होगा। ये चुनाव के रनअप में होता है। आज एक ऐसी विचित्र परिस्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है। एक फ्रैगमेंटेड मैंडेट है। इसमें से हम इस प्रयास में है कि एक स्टेबल और डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार हम जम्मू कश्मीर को दे सके, क्योंकि हमने यही वादा जनता को किया था। राम माधव जी, आपने अंजना जी के सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आपको पीडीपी और एनसी ये 2 रीजनल पार्टीज है, उनमें से किसके साथ आप मानते हैं कि बीजेपी एक स्टेबल सरकार दे सकती है, एक स्थिर सरकार दे सकती है? क्योंकि जिस तरह की विचारधारा पीडीपी की है, क्या आपको लगता है आपके साथ उनका कोई एक तरह से स्टेबल अलायंस बन सकता है? राजदीप जी, जब ये प्रश्न आप पीडीपी से पूछेंगे, आप ये पूछेंगे कि जिस प्रकार की विचारधारा बीजेपी की है तो आप उनके साथ जाएंगे क्या? आज मैं एक ही बात कह रहा हूं, हम जैसा हमारे ऊपर एक स्टेबल गवर्नमेंट देने की जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदारी एनसी या पीडीपी या कोई और दल जम्मू कश्मीर में है उनके ऊपर भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम इस संदर्भ में ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम और बाकी दल जो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है उनके साथ मिलकर एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएंगे। लेकिन अगर पीडीपी से समझौते की स्थिति की सूरत बनती है राम माधव जी, तो आर्टिकल 370 इस पर तो वो अनकंडीशनली चाहेंगे कि आप उनका साथ दें और उसको भूल जाएं। नंबर 2, कश्मीरियों के लिए ये पीडीपी का स्टैंड रहा है। इन दोनों अहम मुद्दों पर क्या भारतीय जनता पार्टी अपने अब तक के आदर्शों और बातों से समझौता कर लेगी सरकार बनाने के लिए? जैसा मैंने कहा ना, अभी ना हमने ये कहा कि पीडीपी के साथ जा रहे ना एनसी के साथ जा रहे, हमने कुछ नहीं कहा है। जब वो परिस्थिति उत्पन्न होगी, जब बातचीत हमारी चलेगी, तो वो उस समय देखेंगे ना वो क्या कंडीशन वो चाहते हैं, वो क्या हमसे अपेक्षा करते हैं, हम क्या अपेक्षा उनसे करते हैं। ऐसा है कि एक स्टेबल डेवलपमेंट सेंट्रिक सरकार देना ये हमारा लक्ष्य है। अगर पीडीपी या एनसी ये नहीं चाहता है तो फिर जम्मू कश्मीर की जनता को उन्हीं को ही उत्तर देना पड़ेगा। बाकी सारे प्रश्न जब उठेंगे ना, वो लोग उठाएंगे ना, तब बात करेंगे। ठीक है, वो जो प्रश्न उठाएंगे उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी क्या प्रश्न उठाएगी? आपने कहा कि कुछ हमारी अपेक्षाएं उनसे होंगी, क्या होंगी? हमने प्रारंभ से कहा जम्मू कश्मीर को आज के तिथि में एक अहम प्राथमिकता का विषय है डेवलपमेंट। वहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन की बहुत बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए डेवलपमेंट फोकस्ड एक गवर्नमेंट की ज़रूरत अभी है। उसको पूरा करने के लिए हम कमिटेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट कमिटेड है। मोदी जी श्रीनगर गए थे तो उन्होंने यही बात लोगों को कही थी कि मैं आपको एक अच्छा डेवलपमेंट का रास्ता अच्छा देने के लिए आया हूँ, तो हम उसी के लिए प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, 2 सवाल। घाटी ने पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया, अफसोस इस बात पर?
हाँ जरूर हमारा डिसअपॉइंटमेंट तो है। हमने ये नहीं सोचा कि घाटी में बहुत सारे सीट जीत लेंगे। हमारा ये जरूर प्रयास रहा है कि हम कम से कम घाटी में एक आध सीट भी जीत सके, हमारा वहाँ ओपन हो सके। हमने बहुत बड़ी संख्या में सीट्स पर हमने कंटेस्ट किया था, 30 से भी ज़्यादा सीटों पर कंटेस्ट किया था, पर हमारे लिए खेद है कि हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। पर एक बात मैं कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जिन्होंने उनके डेवलपमेंट एजेंडा के साथ हाथ मिलाकर वो बात सार्वजनिक रूप से जनता के सामने रखकर चुनाव लड़ा, ऐसे सजाद लोन का 2 उम्मीदवार जीत कर आ गए। तो इससे यह भी साबित होता है कि कहीं डेवलपमेंट एजेंडा जो मोदी जी का है उसकी स्वीकार्यता घाटी में है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और निरंजन ज्योति के ध्रुवीकरण की राजनीति का खामियाजा तो नहीं है? फिर हम लद्दाख में जहाँ सारे बुद्धिस्ट लोग हैं वहाँ क्यों हारे होंगे? क्या ध्रुवीकरण हो गया होगा? या जम्मू में जहाँ हमारे 2 मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी के जीत कर आ गए हैं, ध्रुवीकरण हुआ होता तो वो कैसे जीत कर आ जाते? भैया आज ही चुनाव हुआ है, थोड़ा समय दीजिए। हम क्यों सीट नहीं जीत पाई इसका विश्लेषण घाटी के लिए और लद्दाख के लिए हम करेंगे। चलिए ठीक है, लद्दाख का जिक्र अच्छा वो आपने कर दिया। एक वक्त पर आप लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम होना चाहिए, लेकिन चारों सीट पर नकार दिए गए। ये इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं आप? हाँ तो इसी का विश्लेषण हमको करना है ना, क्योंकि वहाँ से हमारा सांसद है। हमें आज से 6 महीना पहले वहाँ के संसद के चुनाव में हम जीते थे, पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारा सांसद जीत कर आया। फिर क्यों इस बार हम जीत नहीं पाए इसका विश्लेषण जरूर करेंगे, पर मैं जरूर कहूँगा कि कोई ध्रुवीकरण के कारण ये हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है राम माधव जी, ये जो 7 निर्दलीय हैं इनमें से आपको कितना लगता है कि अपने हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति बनी तो शायद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप उभर जाएं और मुख्यमंत्री पद और सरकार बनाने दोनों का ही दावा ठोक दें? कितने निर्दलीय में से? भाई ये सारे आंकड़े मैं थोड़े आपको बताता, बट देखिए हम जब सरकार बनाने की बात करते हैं, उसके प्रयास में लगे हैं, ये बात कहते हैं, तो हम सारे इस प्रकार की सारी चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम सरकार बनाने के विकल्प पर है, प्रयास में है। उसी विश्वास की जमीन तलाश रहे हैं साहब। 7 में से कितने? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, उस आंकड़े आप अभी मुझे मत पूछिए। सरकार बनाने के लिए 44+ की जरूरत होती है। हमने पहले ही कहा 44+ हमारा नारा है, तो और हम हासिल करेंगे। 44 पहुंच सकते हैं अपने बलबूते? तो उसके बगैर तो सरकार बनेगा नहीं ना, तो इसलिए हम प्रयास करेंगे। फिर भी कितने अभी निर्दलीय ऐसे हैं जिनसे आपने संपर्क साध लिया है? नहीं, ये सारी चीजें ऐसी थोड़ी चर्चा की जाती है भाई। क्यों नहीं? जनता जब आप पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रहे हो और इनमें से तो 4-5 ये स्टेटमेंट तो आपके चैनल का तो नहीं है, जनता जवाब चाहती है। 4-5 तो ऐसे हैं जो आपके रेबल कैंडिडेट्स हैं, तो वो तो वापस आ जाएंगे। नहीं, 4-5 कोई रेबल कैंडिडेट्स नहीं है। आप आंकड़ा थोड़ा ठीक देख लीजिएगा। जो निर्दलीय होंगे और दल होंगे, इन सभी से बात करने के बाद ही सरकार बनाने के लिए रास्ता स्पष्ट होगा। इसलिए पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय के लिए हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग है। ठीक है, लेकिन अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होगा। अच्छा होगा तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए होगा। आपकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा? अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात कहते हैं तो कोई बिना विचार के नहीं कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, कई चीज़ों पर विचार करने के बाद ही हमने एक दिशा लगभग सोचा है। कर पार्लियामेंट्री बोर्ड में उसको रेटिफाई करवाने के बाद उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सवाल आप टाल गए। मुख्यमंत्री अगर सरकार बनती, और आपने कहा कि जो भी बोलते हैं अमित शाह जी विश्वास के साथ बोलते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? और वो तो एक वक्त पर हिंदू मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे। वो तो पता जल्दी ही चलेगा। चलिए 2-4 का ही नाम ले लीजिए। हेलो हेलो हाँ, जैसा मैंने कहा, इन तमाम मुद्दों पर पहले हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सीनियर लीडर्स का मत मिलना है, उसके बाद ही इस पर कोई भी विचार हो सकता है।